Hello everyone, and welcome to my channel, Inspector Dwas. I'm your host and host, Inspector Dwas. So this video marks the first class of our polity, and which is the first subject that we will pick up for our general awareness series of 2026. If you want to know how these classes work and what is the introduction, and if you haven't watch the previous video, and the link will be in the description, which will be regarding the elaborate strategy that we will be following to cover entire general awareness or general studies for SSC CGL 2026 and other group B, C or D exams for the year 2026. ओके सो अपना पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि देखो, मैं आपको ऐसा जो अपना क्या कहते हैं मार्कर बोर्ड की तरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, और आई वुड वांट यू गाइज टू टेक अ ब्लैंक नोटबुक एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन मतलब पहले आपने सुनना है, फिर अपनी भाषा में आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। सब कुछ नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा, पीछे की स्टोरी बताऊंगा, तो वो चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मेरे खुद के कुछ बनाए हुए नोट्स है काफ़ी पहले के, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे डाल दूंगा एंड आप इनको रेफ़र कर सकते हो। ऑल्दो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए आई वुड एडवाइज़ यू गाइज टू मेक दीज नोट्स देमसेल्व्स। एंड बुक आप रेफ़र कर सकते हो, इसके अलावा लूसेंट रेफ़र कर सकते हो। ऑल्दो मैं सब कुछ कवर करा दूंगा, बट आप एक बार नज़र मार लेना कि हो सकता है एक आधी चीज़ मेरे से छूट जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन ना, तो वो एक ह्यूमन एरर का स्कोप हमेशा रहता है। आप फैटमैन रेफ़र कर सकते हो, वट एवर बुक दैट यू वांट टू रेफ़र। एनसीईआरटीज़ आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर आपको फिर भी देखनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। इस क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, प्रियम्बल, citizenship and fundamental rights. एक सेकंड गाइस, these are the topics that we will be covering in this class. अब आपने अपने स्केड्यूल में देखा होगा कि सबसे पहले हिस्टोरिकल एक्ट्स और वो सब लिखा हुआ मैंने, एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हैं वो मैं आपको पॉलिटी ख़त्म होने के बाद करवाऊंगा, ताकि आप लोग उनको रिकॉल करने में आपको आसानी रहे, क्योंकि जब तक हम सारा पॉलिटी कवर कर चुके होंगे। हिस्टोरिकल एक्ट्स भी मैं लास्ट से बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। तो उसका और हिस्ट्री का जो इंडिपेंडेंस के टाइम की चीज़ें हैं बहुत सारी वो हैं, कनेक्टेड है ना। तो टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद प्रेम्बल। ओके सो क्लास में बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ओके एंड ओके लेट्स गो। सो देखो, ये हमारा प्रेम्बल है, ठीक है। इस पर हम बाद पे आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेम्बल आया कहाँ से, ठीक है। जो अपना प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट में अडॉप्ट करा गया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारी डिबेट्स करी, जो लास्ट की डिबेट्स थी उनके अंदर प्रेम्बल बनाया गया था। बट प्रेम्बल का सोर्स कहाँ से था? जो प्रेम्बल का सोर्स था वो था हमारा कि जो हमारे उस टाइम के मतलब जो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जेएलएन साहब, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बनाए थे, जिनको बोलते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये उन्होंने बनाए थे 13 दिसंबर हाँ तो ओके सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज इन द ईयर्स, माय अपॉलॉजीज। 13 दिसंबर 1946 को। एंड इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो अडॉप्ट करा था वो करा था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे ये आधार थे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें रखेंगे, और इन्हीं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को बेस बना के हमने अपना क्या कहते हैं प्रेम्बल को बनाया था, है ना। तो प्रेम्बल एक तरीके से एसेंस एंड समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, चलो अब प्रेम्बल बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? जो प्रेम्बल क्या होता है कि बेसिकली किसी चीज़ की स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसका अगर पहला पन्ना पलटोगे तो प्रीफेस जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रेम्बल हमारा छपा हुआ है, ठीक है। तो प्रेम्बल की जो हमें इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेम्बल की हमने इंस्पिरेशन यूएसए से ली थी। यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रेम्बल बनाया था, एंड हमने यूएसए से इंस्पिरेशन लेके
इंडिया ने अपना प्रेम्बल बनाया। ठीक है, अब प्रेम्बल के अंदर अगर आप देखोगे सॉरी ठीक करा था ये, हाँ, तो प्रेम्बल जो हमारा स्टार्टिंग होती है, प्रेम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बहुत जरूरी शब्द है, इसको याद कर लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि सोर्स ऑफ पावर कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर्स मिलती हैं इतना सब करने, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर, और इस चीज को बोलते हैं ऑटोक्थोनी। ऑटोक्थोनी मतलब रूल्ड बाय सॉइल। सॉइल का मतलब है जो उस सॉइल के निवासी हैं वो ही रूल करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा प्रेम्बल ही सबसे पहले दर्शाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम लोग ही पावर दे रहे हैं इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने में। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ पावर ये था, एंड रूल्ड बाय सॉइल का मतलब है जो इंडिजिनियस पीपल हैं वो रूल कर रहे हैं इस कंट्री को। ठीक है, कोई किसी बाहर के शासन का हमारे ऊपर कोई शासन नहीं है, इससे पहले जैसे ब्रिटिशर्स का शासन था, तो वो चीज़ हट के वी द पीपल आ गया था। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ था। देखो यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है, अब ध्यान से देखिए, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 it was adopt, enact and give to ourselves. So constitution was adopted, enacted on 26 November 1949। इस चीज़ का मतलब क्या है? अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डेट वॉज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड या अनेक्टेड, क्वेश्चन आ जाए, सॉरी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था, प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड और अनेक्टेड, वो डेट थी 26 नवंबर 1949। अब ये एनफोर्स कब हुआ था? एनफोर्स मतलब पावर, मतलब पावर में कब आया था, ये लागू कब से चालू होने लगा था, तो जो उसको बोलते हैं एनफोर्स। सो इट वॉज एनफोर्स्ड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, दैट इज 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके बाद अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक छोटी छोटी चीज़ देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम यहीं से पढ़ना चालू करते हैं। रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब हम इस हर एक शब्द का मतलब जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? जैसे वी द पीपल से आ रहा है सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर स्वयं का रूल है। वी आर द सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सॉवरेन, उसके ऊपर किसी का रूल नहीं है। इस चीज़ को लेक्स रेक्स भी बोला जाता है। लेक्स रेक्स का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, दैट इज जो इंडिया है वो अपने आप में एक सॉवरेन एंटिटी है एंड उसके ऊपर किसी और कंट्री का रूल नहीं है। अब उस टाइम एक क्वेश्चन उभर रहा था जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला था कि वी विल बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, वी विल बी पार्ट ऑफ यूएनओ। अब उस टाइम बहुत लोगों ने सवाल उठाया क्योंकि देश तभी तभी आज़ाद हुआ था कि अगर हम सॉवरेन हैं तो हम इनका पार्ट कैसे हो रखे हैं, क्योंकि इनके रूल्स इनके लॉज हम पे बाइंडिंग नहीं है। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे ऊपर कॉमनवेल्थ यूएनओ के लॉज बाइंडिंग हैं, तो आंसर होता है नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ठीक है, अब इसके बाद जो अगला वर्ड था वो था सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। सबसे पहले हम एक बार डेमोक्रेटिक को देख लेते हैं, क्योंकि देखो सोवरेन डेमोक्रेटिक के बाद मैं सोशलिस्ट सेक्युलर पे आऊँगा क्योंकि वो शब्द बाद में ऐड करे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल, जो अपनी बेसिक जो छठी क्लास की उसके अंदर सिविक के अंदर, सॉरी छठी में नहीं, 8th क्लास की जो सिविक साइंस की बुक के अंदर जो डेफिनेशन है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, हर जगह पीपल पीपल पीपल, पीपल से क्या आता है? बी द पीपल, सोर्स ऑफ पावर हमेशा हम हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी, पीपल्स, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम डेमोक्रेसी को पूरा पढ़ेंगे। 2 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सीधा ही लॉ मेकिंग के अंदर सीधे कॉमन सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये छोटे कंट्रीज के अंदर ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड जैसे जो छोटे कंट्रीज हो गए उनके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। प्लेबिसिट या रेफरेंडम भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्लेबिसिट, रेफरेंडम अगर आंसर है, या वोटिंग बाय द सिटीजन्स ऑन एन एजेंडा है, डायरेक्ट वोटिंग बाय द सिटीजन्स है, तो वो आंसर्स होंगे। अब प्लेबिसाइट रेफरेंडम क्या होता है? मोटा मोटा कुछ भी कानून बनता है, ठीक है, उसके बाद हर एक सिटीजन जाता है, शहर में बॉक्स लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे अपना येस नो उसके अंदर पर्ची डाल देता है, बैलेट के थ्रू होती है। मतलब अब तो अलग मीन्स भी आ रखे हैं, बट ट्रेडिशनली बैलेट के अंदर होती थी। हम और आप जैसे लोग जाके सीधा का सीधा किसी लॉ को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए उस चीज़ पे हाँ या ना का रिस्पॉन्स देते थे। तो मोटा मोटा बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जैसे अपन के एमपी सेंट्रल लेवल पे, इन चीज़ों के बारे में आप मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आगे हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। एमपी और अपने एमएलए होते हैं, वो फिर लॉ मेकिंग बनाते हैं हमारे बिहाफ पे। तो इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट सिस्टम, ठीक है। ये उन कंट्रीज में होता है जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा पॉपुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनकी पॉलिटिक्स होती हैं, उन कंट्रीज के लिए होता है, ठीक है। अब अगला शब्द था रिपब्लिक। हमने क्या पढ़ा अब तक? सॉवरेन, पावर सिर्फ हमारी है। डेमोक्रेटिक, हम लोग चुनेंगे, वो आगे जाके कानून बनाएंगे, ठीक है। थर्ड अपना आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमारे हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट साहब, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। उनको हमने इलेक्ट करा है, हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा, हमने इनडायरेक्टली इलेक्ट करा है। एमपीज, एमएलएज, फिर उनका फिर वो आगे सब्सिक्वेंटली वोट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को जब चुना जाता है, इलेक्टेड है। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड हाउ आर वी इलेक्टिंग? वी आर इलेक्टिंग देम इनडायरेक्टली, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हर एक चीज़ देखियो कनेक्टेड है। सॉवरेन का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? वी द पीपल ने, मैंने और आप जैसे लोगों ने मिलकर बनाया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, वी द पीपल। तो कोई भी चीज़ नॉमिनेट नहीं हो सकती, कोई भी कंपोनेंट विल नॉट बी नॉमिनेटेड, एवरीथिंग विल बी इलेक्टेड। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या इवन जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो होगा इलेक्टेड ऑफिशियल, ठीक है। और यहीं पे ही जैसे मैं सॉवरेन में बताया था लेक्स रेक्स, तो लेक्स रेक्स मतलब रूल ऑफ द लॉ। और ये जो कॉन्सेप्ट था लेक्स रेक्स रूल ऑफ द लॉ, इसका मतलब क्या होता है? लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स, लॉ सुप्रीम है। लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? वी द पीपल ने बनाया। तो पीपल ही चूज करेंगे अपना हेड ऑफ द कंट्री, तो ये हो जाता है हमारा रिपब्लिक, ठीक है। अब हम रिपब्लिक के बाद आते हैं हाँ, फिर अब आते हैं सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करे गए थे, ठीक है। थर्ड हो गया ना, फोर्थ है। (42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से उस टाइम की दी देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इन शब्दों को ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म के अंदर होता है सोशल, सोसाइटी के वेलफेयर पे काम करेंगे। बट हर एक कंट्री की नींव ही सोसाइटी पे काम करने की होती है। तो इंडियन सोशलिस्ट शब्द और बाहर के सोशलिज्म में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। मोटा मोटा माने सोशलिज्म दो प्रकार का होता है, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन, ठीक है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या कहता है? रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन, कोई भी हो सबके अंदर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, निट पिकिंग हमने नहीं करनी है। गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है, जो इंडिया फॉलो करता है, गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी
to earn resources will be equally distributed. इसका मतलब क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन, सबके बीच में बांट दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल रशिया जो 1920s का जो यूएसएसआर था वो ये चीज़ें फॉलो करता था। पहले का जो चाइना था वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म फॉलो करते थे। गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटीज टू अर्न रिसोर्सेज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज मतलब मौका बराबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी माइनिंग, मान लो कहीं मिनरल माइनिंग होती है, वहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया होता है भाई कंपनी ये आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप या कोई भी कंपनी में अडानी अंबानी भी अगर बिडिंग लगाते हैं, आप में और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ठीक है, टू अर्न रिसोर्सेज, टेंडर जिसको मिलता है वो बात अलग है, बट उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जो आपके चांसेस हैं वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका ये मतलब होता है। तो उसमें से जो बेस्ट पार्टी है वो विन करती है। इसी के आधार पे जो हमारा सोशलिज्म है वो मिक्सचर है प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर का। एक एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज सोशलिस्ट वर्ड इम्प्लाई इन द प्रेम्बल। तो उसका जो आंसर था वो था प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इस जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है इसको स्टेट सोशलिज्म भी बोला जाता है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट इंडिया फॉलो, स्टेट सोशलिज्म आंसर नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इंडिया इज अ स्टेट, जो सोशलिज्म फॉलो करते हैं स्टेट सोशलिज्म, बट नहीं। स्टेट सोशलिज्म का होता है सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, कोई भी प्राइवेट पार्टी नहीं रहेगी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर, और सरकार ही उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी प्राइवेट सेक्टर की होंगी, कुछ चीज़ें अपनी पब्लिक सेक्टर की रहेंगी। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन की बसें बनाना नहीं, बट मैनेजमेंट रोड एनएचआई जैसा हमारा हैंडल करता है। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो हो गया सोशलिस्ट एंड अब सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड करा गया था। क्या इससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? हम इससे पहले सोशलिस्ट थे। ये जो चीज़ ऐड करी गई थी ये करी गई थी उस टाइम के उस पर्टिकुलर ईयर की पॉलिटिकल सिचुएशंस को आधार मानते हुए ये चीज़ ऐड करी गई थी। बट इससे पहले बाबा साहिब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया था यही चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉरी प्रेम्बल के अंदर ऐड करा गया था कि ये देखो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो मैंने आपको गांधीयन सोशलिज्म की डेफिनेशन बताई थी अभी आपको, अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सेम यही है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि स्टेटस में आपको इक्वालिटी मिलेगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी चीज़ को अवेल करने की, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, किसी भी रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने की। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा सोशलिज्म। एंड हम इसके बाद आते हैं सेक्युलर। सेक्युलर शब्द भी सॉरी थोड़ा स और एस एच का मेरा है इशू। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको ऐड करा गया था। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। स्टेट हैज नो रिलीजन, एवरीवन will have freedom to practice one's religion। जब तक भाई शांतिपूर्वक सब काम चल रहा है, जब तक स्टेट कुछ नहीं कहोगा। तुमने जिस भगवान को मानना है, तुमने जिस रिलीजन को फॉलो करना है, तुमने जिस कल्ट को डिनोमिनेशन को फॉलो करना है, ये जो शब्द हैं कल्ट डिनोमिनेशन, ये आगे मैं बहुत इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ेंगे रिलीजन के जो आर्टिकल होते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, बट अभी आप इधर मोटा मोटा जान लो कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। इसका मतलब स्टेट किसी भी एक रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करेगा। ठीक है, एवरीवन विल हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ऑन रिलीजन। जो आपका रिलीजन, आप अल्लाह में मानते हो अल्लाह में मानिए, आप श्री राम में मानते हो श्री राम में मानिए, आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है वो फॉलो कर सकते हैं। स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है इससे, अनटिल एंड अनलेस ये कंट्री की ये नेशनल सिक्योरिटी
और पीस के अंदर बाधा नहीं डालता है जब तक स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे को मार नहीं सकते हो, वहाँ पे आके स्टेट आपको जेल के अंदर डाल देगा। ठीक है, मोटा मोटा अपनी भाषा ये है। अब स्टेट हैज नो रिलीजन का मतलब क्या है, और मैंने ये बोला कि स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, बट आप ये देखोगे स्टेट तो अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी देता है, हज यात्रा के लिए सब्सिडी देता है। उसका मतलब क्या है कि स्टेट्स हर एक रिलीजन के लिए दे रहा है। स्टेट इवन क्रिश्चियनिटी के लिए देगा, अगर जेरूसलम जाना हो तो हज के लिए देगा, और स्टेट अमरनाथ यात्रा के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। बट क्योंकि स्टेट यहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वली मान के सबको कर रहा है, अगर स्टेट एक रिलीजन को फॉलो करता है, अगर एक रिलीजन को प्रमोट करता है, तो वो सेक्युलर स्टेट नहीं कहलाता है। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट मतलब होता है, जब मैं स्टेट कहता हूँ तो इंडिया, उसके सिटीजन्स और उसकी गवर्नमेंट कंपोज करते हैं स्टेट को। ठीक है, और क्या इससे पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था? इससे पहले भी इंडिया सेक्युलर था, जैसे सोशलिस्ट का मैंने बताया वैसे ही सेक्युलर था। बाबा साहब ने ये चीज़ भी प्रेम्बल के अंदर ऐड कर रखी थी, और जहाँ पे आप ये देखोगे ये रहा फ्रेटर्निटी, नहीं इनको फ्रेटर्निटी था, हाँ ये रहा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ फ्रेटर्निटी नहीं है, ये है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ, वर्शिप। यहाँ पे आपको बिलीफ, फेथ और वर्शिप की आपको लिबर्टी है, आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये सारे शब्द देख लिए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब हम आगे बढ़ते हैं जस्टिस की तरफ। हाँ, और एक और चीज़, तो जब सेक्युलर था ही तो ऐड क्यों करा गया? जब इंडिया एक्सप्लिसिटली नहीं बट प्रियम्बल इम्प्लाई कर रहा है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री, तो ऐड क्यों करा गया? पॉलिटिकल मोटिव्स की कारण इसको ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अब आते हैं हम जस्टिस। तो प्रियम्बल के अंदर बताया गया है 3 प्रकार के जस्टिस होंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इन जस्टिस के बारे में आगे जाके मैं पूरा इलेबोरेटली बताऊंगा, बट अभी ये जान लीजिए कि 3 जस्टिस हैं हमारे, और ये तीनों ही ये जो जस्टिस सिस्टम है ये बेस है किस चीज़ का? फंडामेंटल राइट्स का एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये बेस है। और हमने इन जस्टिस को इंश्योर कर रखा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू। सोशल जस्टिस क्या होता है? यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सोशल रिलीजन आ गया। इकोनॉमिक के क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39 बोलता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न द रिसोर्सेज दी जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? आप वोट कर पाते हो। ठीक है, ये सब जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर इन जस्टिस को एनफोर्स करा जाता है, एनफोर्स थ्रू। तो क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन ऐसे से कैसे पूछेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन प्रियम्बल, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, थर्ड डीपीएसपी, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम आते हैं लिबर्टी, जो अगला शब्द था कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेम्बल में, वो था लिबर्टी। लिबर्टी 5 प्रकार की दी गई हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये तो हमने पढ़ा रिलीजन का पार्ट थी, और ये हैं फ्रीडम, फ्रीडम जो हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे आगे जाके फंडामेंटल राइट्स में। तो ये भी लिबर्टी भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम एनफोर्स करते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर क्या फ़र्क होता है? लिबर्टी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप लेके पैदा होते हो, ठीक है, और फ्रीडम कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको कोई चीज़ देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फ्रीडम जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिबर्टी है थॉट एंड एक्सप्रेशन की, आप कुछ भी सोच सकते हो, बट ये चीज़ कैसे हमने एनफोर्स करी? फ्रीडम्स के थ्रू। तो मोटा मोटा क्या मानते हैं? लिबर्टी इनहेरेंट राइट, ऑल्दो आई डोंट थिंक एक्सेसिव जाएगा इतना डीप, और फ्रीडम इज गिवन बाय राइट्स। जैसे हमारा आर्टिकल 19 है जिसके अंदर फ्रीडम्स का ही आर्टिकल है पूरा, जो 19 के बहुत कंपोनेंट है, 19 1 2 3 4 5 6, 19 A B C D, हम सारे करेंगे आगे लैबोरेटली। ठीक है, अब लिबर्टी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, इस चीज़ को नोट मत करना है पॉजिटिव नेगेटिव, बस ऐसे लिख लेना कि लिबर्टी 2 प्रकार की होती है, और नेगेटिव लिबर्टी।
पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है ऐसी लिबर्टी जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में सहायता करती है, एजुकेशन होगी जैसे। नेगेटिव लिबर्टी होती है कि स्टेट आपको मार पीट के आपको बिना बात के जेल के अंदर नहीं डाल सकता, वो आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता अनटिल एंड अनलेस आप वो चीज़ लॉफुली लीगली कर रहे हो। समझ गए? पॉजिटिव जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में सहायता करे, और नेगेटिव लिबर्टी वो होती है जिससे आप के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी स्टेट के द्वारा। ठीक है, और अभी हमने आगे देखो ये सारे शब्द हो गए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हमने कर लिया सोशलिज्म के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पे हम देखते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, सिंपल सी बात है, हम सारे इंडिया के सिटीजन्स एक दूसरे के भाई बहन हैं। यूनिटी है और इंटेग्रिटी है। ठीक है, इंटेग्रिटी शब्द भी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा था। तो एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हो, ISS, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, हमने तीनों ऐड करे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इंटेग्रिटी, अब फ्रेटर्निटी के बारे में बात कर रहे थे ना, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये तीनों शब्द क्या दिखाते हैं? ब्रदरहुड, कि हम एक हैं, हर एक इंडियन भाई है। ठीक है, और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हम कैसे इन्फोर्स करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कभी, फ्रेटर्निटी एज गिवन इन द प्रेम्बल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का आप मतलब ये मत समझिए कि आपको कंट्री की सिटीजनशिप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप का आधार नहीं। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है कि एक तो आप किसी एक स्टेट, जैसे वहाँ पे एक टेक्सास स्टेट है, तो आप टेक्सास के भी सिटीजन हो और यूएसए के भी सिटीजनशिप हो, डबल सिटीजनशिप हो गई। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है आप किसी भी स्टेट से हो बट आप हो इंडियन, आपकी एक ही सिटीजनशिप है। ठीक है, अब हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं, बाकी मैं आपको और सारी चीज़ें बताता हूँ। अब देखो, जब ये प्रेम्बल था, बना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हम आज़ाद हो गए, ठीक है, एनफोर्स हो गया, हम रिपब्लिक बन गए 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट तो पार्लियामेंट में डिबेट उठती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसको हम जानते हैं, सबसे पहले जो केस आया था इस चीज़ के लिए वो आया था 1960 के अंदर, बेरूबारी केस। स्पेलिंग यही है ना, सॉरी, बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960। मोटा मोटा हम क्या हिस्सा बता देते हैं कि मोटा मोटा हम ये हिस्सा बनाते हैं कि इंडिया और जो वेस्ट बंगाल का इंडिया हिस्सा है, वहाँ ये स्टोरी बता रहा हूँ मैं, इसको लिखना नहीं है, ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ दो सारे, ऐसे बैठना है। ठीक है, सामने देखना है। जलपाईगुड़ी एक एरिया था, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर विवाद थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हम इस विवाद को सॉल्व करने के लिए ये जो जलपाईगुड़ी का जो एरिया है, थाना नंबर 12, ठीक है, जलपाईगुड़ी के अंदर एक जो प्रॉपर जो छोटा एरिया था उसका नाम था बेरूबारी। ठीक है, तो हम इसको बांग्लादेश को दे देते हैं। हम ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारे बांग्लादेश से काफ़ी टाइम तक चले थे, तो हम इसको, उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, आप ये चीज़ याद रखिए 1960। तो उस टाइम जो वहाँ पे नून पाकिस्तान के हेड थे, ठीक है, तो आपने एक पैक्ट का नाम भी सुना होगा, नेहरू नून पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बेरूबारी यूनियन को देना चाहते थे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो कोई भी हिस्सा नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है। आगे मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊंगा, यूनियन एंड टेरिटरीज, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है जो हमें परमिशन देता है कि हम अपने देश का हिस्सा किसी दूसरे कंट्री को दे दें। वहाँ पे वो हिस्से तो हैं जो कहते हैं कि हम किसी और का हिस्सा अपने में ले सकते हैं, बट कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, शेड्यूल या इवन एक पन्ने के कोने पे भी ये नहीं लिखा है कि इंडिया अपना कोई भी अपना ज़मीन का टुकड़ा, इवन इतनी सी ज़मीन का टुकड़ा किसी और कंट्री को दे दे। बट जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, क्योंकि प्रेम्बल में लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या है, वी द पीपल, पीपल के पास पावर है। पीपल ने किसको चुना है, मुझे चुना है। अब मैं पीपल की विशेज़ का मैं धारक हूँ, मैं पीपल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरे पास पावर है कि मैं जो भी कर सकता हूँ। एंड इस चीज़ को क्या कहते हैं, अब इस चीज़ को लीगली कंफर्म करने के लिए इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम के पास भेजा गया कि प्रेसिडेंट साहब पता करें। प्रेसिडेंट साहब 143 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से
किसी भी मुद्दे पे, तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट साहब किसी भी मुद्दे पर लीगल एडवाइस ले सकते हैं जो उन पर बाइंडिंग नहीं होती। तो प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंडम दिया और ये रेफरेंडम नहीं, सॉरी, एडवाइस लेने के लिए वो इस मैटर को आगे फॉरवर्ड करा। और ये केस जब जाके बनता है 1960 का बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस अब आप समझ गए, मोटा मोटा हिस्सा। जवाहरलाल नेहरू साहब कुछ देना चाह रहे थे पाकिस्तान को, देने की पावर थी नहीं। उन्होंने बोला प्रियम्बल के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जी, मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हूँ जी, और मैं तो दूंगा। तो उन्होंने इस चीज़ को फॉरवर्ड करा। उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेरूबारू कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था दो मोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई थी, बट जो मेन आधार ये है कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा इसके अंदर बोला गया कि ये की है टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जब पार्ट नहीं है तो लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते साहब, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। सॉरी, मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, आपको हर जगह मिलेगा मेरे नोट्स में। लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप इसके बेसिस पे कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। लीगली एनफोर्सेबल क्या होता है? कोई भी ऐसा कानून जिसको कोर्ट एनफोर्स कर सकते हैं, जिसके आधार पे ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऐसा प्रियम्बल के किसी भी बेसिस पे किसी भी शब्द के ऊपर हम उसको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। अब भाई साहब इसके बाद, हाँ, तो अभी हमने जो बेरूबारू यूनियन दिया, इसको देने के लिए जो अब कोर्ट ने तो बोल दिया नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो बेरूबारी हिस्से को जो जिस आर्टिकल के तहत हमने दिया, उस आर्टिकल को अमेंड करने के लिए मैंने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा 1960 का, जिसके थ्रू हमने आर्टिकल 3 को अमेंड करा, आर्टिकल 3 अमेंडेड। ये आगे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी आप इतना जान लीजिए। और इस चीज़ के चलते हमने जो अपना जलपाईगुड़ी के अंदर बेरूबारी का जो हिस्सा था, अब आज के टाइम पे बांग्लादेश, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान को हमने दे दिया था। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा क्या जाना है, बेरूबारी यूनियन केस, जिसके अंदर आर्टिकल 143 का उपयोग करा गया था, और उसके थ्रू हमने ये बोला था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। बेरूबारी हिस्से को हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 3 को अमेंड करके हमने इस हिस्से को दे दिया था, कहाँ पे, पाकिस्तान के पास। ठीक है, अब जो अगला कोर्ट केस आता है, ये था पहला कोर्ट केस। जो सेकंड कोर्ट केस आता है वो था हमारा के भारती में, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, केशवानंदा भारती वर्सेस केरला, 1973 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के बारे में फंडामेंटल राइट से लेकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बहुत सारी चीज़ें इस केस पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ, इस केस के अंदर अब हम देखते हैं, इस केस के अंदर बोला गया था कि जो बेरूबारी जजमेंट था 1960 का, वो गलत था। इसके अंदर बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके अलावा ये भी बोला गया कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का ही पार्ट है। मोटा मोटा इस केस के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी। अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि प्रियम्बल इसका ही पार्ट है। ठीक है, और प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड जो, हाँ, दूसरा केस हो गया। अब इसके बाद अब बहुत सारे केसेस आते हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट केस है LIC ऑफ इंडिया केस, या SR बोमई केस भी बोल देते हैं उसको, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 या 1994, या एक SR बोमई केस भी है, आई थिंक वो भी सेम ही केस है। उसके अंदर बोला गया था कि प्रियम्बल, वर्डिंग में ध्यान रखना, इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन में आता है प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस केस के द्वारा माना गया था, बताया गया था? तो केशवानंदा भारती केस,
पार्ट ऑफ, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो LIC ऑफ इंडिया केस था। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद क्या बचता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हाँ, अब बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इसके, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, प्रेम्बल के बारे में। तो बहुत सारे जो उस टाइम के लीगल स्कॉलर्स थे या फिर बहुत सारे जो जूरिस्ट थे, उन्होंने प्रेम्बल के बारे में बोला था कि जैसे एक आते हैं बहुत फेमस एडवोकेट हैं NA पालखीवाला, इन्होंने कहा था कि प्रेम्बल इज द ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ID कार्ड है भाई साहब, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा ID प्रेम्बल, देख लो। ठीक है, ये अपना प्रेम्बल है। के मुंशी साहब ने कहा था कि इट इज़ द पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप। होरोस्कोप में आप अपने बारे में जानते हो ना कि भाई मेरे ये बेसिक फीचर्स है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बट इसके अंदर के मुंशी साहब ने बोला था पॉलिटिकल होरोस्कोप है। आप बस मेरे को 1 मिनट दीजिए। सॉरी एवरीवन, मैं इधर से बोले जा रहा था एंड लाइव स्ट्रीम पे भी लोग जानते हैं कि मैं माइक ऑन करना भूल जाता हूँ, तो मैं माइक ऑन करना भूल गया था, तो मैं लास्ट की कुछ चीज़ें को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेट मी रिफ्रेश इट, टेक्निकल ग्लिचेस। ओके, हाँ ओके,
सो आ गया, माई अपॉलॉजीज, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन दी माइक, मैं बड़बड़ाए जा रहा था इतनी देर से। जो मेरी लाइफ पे हैं वो लोग दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस हैबिट ऑफ माइंड। ओके, तो मैं बस आखिर में एक चीज़ बोलने वाला था कि आप ये देखो 1973 के अंदर केशव भारती केस में बोला गया था कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हम अमेंड कब कर सकते हैं किसी चीज़ को? जब वो चीज़ पार्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया का। अगर वो पार्ट ही नहीं है तो उसको अमेंड कैसे करेंगे? तो और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कब करा गया था? 1976 में। 1973 के अंदर पार्ट बना, उसके बाद ही 1976 के अंदर हमने अमेंड करा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस केस के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सॉरी हमने प्रेम्बल को अमेंड करा था, तो अगर आप केस का नाम भूल जाते हो, ईयर ध्यान रखना, 1976 में अमेंड करा था। तो 1976 से जो जस्ट पहले का कोर्ट केस उस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा आपका। मान लो IR कोयलो केस, मिनरवा मिल्स केस लिखे हुए हैं, एक 1980 का, एक 2006 का केस है, और लिखा हुआ केशवानंदा भारती 1973। अब भूल गए कौन सा है, तो 1973 वाले ऑप्शन को आंख बंद करें ऐसे और टिक कर दो, ठीक है? क्योंकि जब पार्ट बना था, पार्ट बनने के बाद ही तो अमेंड होगा, और अमेंड कब हुआ था? 1976 में। सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, अमेंडेड ओनली वंस, 1976 में। मेरे साथ बोलो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 42nd, ठीक है? और क्या ऐड करा गया? ISS, इंटेग्रिटी सोशलिस्ट सेक्युलर। और जो हमारे जस्टिस HH फिरवी थे, उन्होंने बोला आप अमेंड तो कर सकते हो पर अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्रिटिसाइज करा था इस चीज़ को। क्यों क्रिटिसाइज करा था? क्योंकि प्रिएम्बल समरी है। आप किसी चैप्टर की आप किसी बुक की समरी नहीं बदल सकते जब तक आप बुक नहीं बदलोगे। तो बिना बुक को बदले आप कैसे उसकी समरी छेड़ सकते हो? ठीक है, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा था कि नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कैन प्रिएम्बल बी अमेंडेड, तो यस, प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड बट विदाउट टचिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, और आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है। अगर कल को प्रिएम्बल को अमेंडमेंट के लिए कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट देखेगा क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को के ऑपोजिट जा रहा है या उसको क्या कर रहे हैं, मतलब उसको, मतलब उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा था प्रेम्बल। और अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप। पेंसिल बंद हो गई मेरी। सिटीजनशिप, ठीक है। So guys, we will be starting with citizenship, and so basically in our Constitution of India, citizenship is covered under articles 5 to Article 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब सिटीजनशिप के दो पहलू होते हैं। एक होती है सिटीजनशिप, हमारे देश के अंदर दो चीज़ें गवर्न करती हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो गवर्न करता है सिटीजनशिप टिल 26 जनवरी 1950, कि मतलब 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक इस देश के अंदर सिटीजनशिप कैसे मिलती थी, कैसे होती थी, कैसे आप उसको ऑब्टेन कर सकते थे, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 5 से 11 के अंदर मैंशनड है। अब 1950 के बाद की जो सिटीजनशिप है वो उसके प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों ही प्रोविजंस को देखेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में किस प्रकार की सिटीजनशिप होती है। इंडिया के अंदर जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं हम फॉलो सिंगल सिटीजनशिप। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप है। जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर डुअल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि US से, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग अलग होगी, जैसे मैं टेक्सास वाला एग्जांपल देखा था, और कंट्री की सिटीजनशिप अलग होगी। इंडिया के अंदर एक ही प्रकार की सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था कहाँ से? UK से। जैसे हमने प्रिएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया था कहाँ से? USA से, तो वैसे हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है UK से। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 5।
तो जो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंस, जो इसका प्रॉपर वर्ड है वो है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ, कमेंसमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग पे कौन कौन सिटीजनशिप है इस कंट्री का, इसकी मेनली 3 प्रोविजंस है। सबसे पहले प्रोविजन ए, जो क्या कहता है कि इफ़ एनी पर्सन इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, डोमिसाइल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि वो इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट है, उसके अलावा या तो वो पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने या उससे पहले से, दूसरा क्या है, या तो फिर आपका कोई भी माँ बाप, ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज बॉर्न इन इंडिया, या थर्ड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया 5 years prior टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो कमेंसमेंट डेट थी, दैट इज 26 जनवरी 1950। अब हम देखते हैं सारे शब्दों में, या तो आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हो 26 जनवरी 1950 या उससे पहले, या फिर आपके माँ बाप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, या फिर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर 5 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसका मतलब 26 जनवरी 1945 से लेकर 26 जनवरी 1950 के अंदर अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो। अब मैंने थोड़ी देर पहले डोमिसाइल का जिक्र करा था, तो देखो डोमिसाइल और रेजिडेंट के अंदर क्या फ़र्क है, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर क्या फ़र्क है। डोमिसाइल होता है परमानेंट रेजिडेंटशिप, क्या परमानेंट इस देश के निवासी हो, और इसका मतलब है ओनली रिजाइडिंग, कि मतलब रह रहे हो, जरूरी नहीं है आपके पास कंट्री सिटीजनशिप हो या ना हो। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई ऐसा बंदा जो 26 जनवरी 1950 से पहले अगर इंडिया के अंदर रह रहा था 5 साल से, तो वो बंदा मतलब 5 साल तक 26 जनवरी 1945 से लेकर 26 जनवरी 1950 के अंदर अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे आप इंडिया के इस टाइम पीरियड के बीच में, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 5। अब हम आते हैं आर्टिकल 6 पे। तो देखो अब हम आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 इनको याद करने के लिए इसका जो एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले याद करने के लिए आप सिंपल भाषा में इसको समझना, माइग्रेशन, इसको समझना रिवर्स माइग्रेशन, और इसको समझना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या है, अब हम आर्टिकल 6 के बारे में इलेबोरेटली पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया के अंदर आ गए, पहली कंडीशन है कि अगर आप इंडिया के अंदर, सॉरी इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये कंडीशन किन पे लगेगी, ये उन लोगों पे लगेगी या तो, अब इसके अंदर 2 कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या कहती है, या तो आप खुद ही वॉज बॉर्न, हिज पेरेंट्स वर बॉर्न, और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न। वर बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पे कौन सा इंडिया है, ये है अनडिवाइडेड इंडिया। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश वाला, सॉरी बांग्लादेश छोड़ो, श्रीलंका वाला आके सिटीजनशिप नहीं ले सकता इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, ये उस इंडिया के लिए है जो इंडिया अनडिवाइडेड था, जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का जो अपना मिक्सचर बना, जो अपना बड़ा सा देश था ना,
या तो आप उसके अंदर पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं, तभी ही आप इस कंडीशन को अवेल कर सकते हो। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप इनमें से कोई हो, या तो आप खुद पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट्स, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो, और आप पाकिस्तान वाले, जो अपना पाकिस्तान जो बाउंड्री बन गई 1947 के बाद, उस पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडिया में माइग्रेट हो जाते हो, माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, तो आप इंडियन सिटीजनशिप हो। ठीक है, बिना किसी चीज़ के, सॉरी हाँ, माइग्रेटेड बिफोर, अगर आप 19 जुलाई से हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 6। ठीक है, 19 जुलाई 1948 यही डेट क्यों? क्योंकि 19 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट फॉर्मलाइज हो गया था, पास हो गया था यूके के पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वो डेट है कि 19 जुलाई 1948 को अगर आप पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ गए हो तो आप ऑटोमेटिक सिटीजनशिप हो। तो ये कंडीशन 2 थी ना, यस। 2 का ही एक और कंपोनेंट है कि अगर आप इस डेट के बाद आते हो, अगर आप आफ्टर 19 जुलाई 1948 के अंदर अगर आप आते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आपको 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा, प्लस रजिस्टर करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है? जिस अथॉरिटी को सरकार ने सिटीजनशिप डिटरमाइन करने की पावर दी है। कोई भी हो सकता है, उस टाइम कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, जैसे इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करती है और होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, तो उस टाइम पे कोई भी जो जिस अथॉरिटी को सरकार ने पावर दे रखी थी। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा आर्टिकल 6 के अंदर कि आप इंडिया आ रहे हो पाकिस्तान से। कौन सा पाकिस्तान है? वो पाकिस्तान है जो अनडिवाइडेड था। या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आप पैदा हुए हो, आपके माँ बाप पैदा हुए हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं, पहली कंडीशन फुलफिल। अब उसके बाद आप 19 जुलाई 1948 से पहले आप मान लो लाहौर से आ गए दिल्ली, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। अगर आप फिर लाहौर से दिल्ली आते हो 19 जुलाई 1948 के बाद, तो सरकार कहेगी बेटा ऐसे नहीं, 6 महीने पहले यहाँ रहो। ठीक है, फिर उसके बाद आप रजिस्टर कराओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ, तो तब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था आपका आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 क्या कहता है? रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है, ये याद करने के लिए टर्म है, एग्जाम में रिवर्स माइग्रेशन नहीं आएगा और यहाँ माइग्रेशन भी नहीं आएगा आर्टिकल 6 के अंदर। यहाँ पे आएगा माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन क्या कहता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, एंड अब वो वापस आ रहे हैं कहाँ? इंडिया। मतलब वो पाकिस्तान गए और अब इंडिया वापस आ रहे हैं। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान चले गए। 1 मार्च 1947 ही क्यों? क्योंकि इस दिन पार्टीशन फाइनल हो गया था कि ये बाउंड्रीज रहेंगी इंडिया की। तो अगर इस डेट के बाद अगर आप पाकिस्तान चले गए हो और आप दोबारा वापस अब इंडिया आए हो, बट माइग्रेटेड बैक टू इंडिया अंडर अ परमिट। परमिट, सरकार बहुत बार परमिट निकालती है कि आपको परमिट मिला हुआ है कि आप इंडिया आ जाओ इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप बन जाओगे सिटीजन। ठीक है, और इस सिटीजनशिप के लिए आपको इमीडिएटली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको परमिट के तहत आप इंडिया में आए, 6 महीने आप इंडिया में रहे, प्लस आपने रजिस्टर कराया। किसके पास रजिस्टर कराया? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। तो मतलब आर्टिकल 7 इस चीज़ के बाद, इस लाइन के बाद सेम है आर्टिकल 6 की इस कंडीशन के जैसे। ठीक है, समझ गए बाबू? तो अपन ने क्या समझना है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है कि आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, आप लाहौर गए, बट लाहौर आप जाते हो तो आपको लाहौर का पानी पसंद नहीं आया, वहाँ के पानी से आपको डैंड्रफ होने लग गया, तो आपने सोचा अपना हिंदुस्तान का पानी अच्छा है, तो वापस इंडिया आते हो। एक परमिट के तहत सरकार ने बोल दिया इस फलाना फलाना डेट तक आप वापस आ जाओ, आप इंडिया वापस आते हो। सरकार पूछती है मुन्ना तुम तो 1 मार्च के बाद गए थे, अब आओ 6 महीने इस जगह बैठो, हिंदुस्तान में रहो और
फिर रजिस्टर कराओ, तो तब हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? राइट ऑफ पर्सन्स right of citizenship of persons of Indian origin residing आउटसाइड इंडिया। वो लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अब उनके हम अधिकारों की बात करेंगे। तो इसके अंदर भी सबसे पहले क्या होना चाहिए? या तो हाँ, जैसे हमने पहले देखा था, या तो खुद ही वॉज बॉर्न, ऐसे नहीं कि कोई भी नाइजीरियन आके बोलेगा कि नहीं जी मेरे को इसके अंदर सिटीजनशिप दो, आर्टिकल 8 के अंदर, हम उसको बोलेंगे ना मुन्ना ना, पहले तो क्या तुम पैदा हुए हो, या तुम्हारे पेरेंट्स वर बॉर्न है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न है, वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा? जो 1935 के एक्ट वाला इंडिया था, बाद में पढ़ाऊंगा मैं एक्ट पूरे। वो इंडिया जो पार्टीशन से पहले का इंडिया है, उस इंडिया के अंदर या तो आप पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं। आप इन लोगों में से कोई हो, और अब आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, और अब आप इंडिया की सिटीजनशिप लेने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। किसके साथ? विद द काउंसलर या एम्बेसी या डिप्लोमेसी। विद द काउंसलर और एम्बेसी। इन चीज़ों में भी डिफरेंस मैं बताऊंगा बाद में, क्या डिफरेंस होता है कॉमनवेल्थ, एम्बेसी और इन सब शब्दों के बीच में, हम ये पढ़ेंगे विस्तार से। तो समझ गए, आर्टिकल 8 तक हमारा हो जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। अब मान लो अक्षय कुमार जी हैं, इंडिया के सिटीजनशिप थे, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म। ठीक है, तो इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर्स citizenship of a foreign nation, then that person is no longer Indian citizen। ठीक है, सिंपल सा आर्टिकल था ये तो, कि अगर आपने भाई इंडिया में हो की सिटीजनशिप हो, और आपने बाहर की कहीं की सिटीजनशिप ले लिया है, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजनशिप, ऑलवेज अ सिटीजन अनलेस डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हर 15 साल बाद हमें उसको रिन्यू कराना पड़ता है। नहीं रिन्यू कराओगे तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, फिर आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। बट सिटीजनशिप में ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप में आप अगर आप सिटीजन हो इंडिया के, तो आप हमेशा सिटीजन रहोगे ही रहोगे, अनटिल अनलेस डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई की कंडीशंस अभी हम आगे देखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है? आपने किसी दुश्मन कंट्री से हाथ मिला लिया हो, आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है आर्टिकल 11। Parliament has power to regulate the laws regarding citizenship। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के ऊपर लॉज एक्ट बना सकती है, और इसी आर्टिकल का यूज करके हमने बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये तो हमने देखा कि भाई
अपना जो क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले का क्या सीन है, अब 26 जनवरी 1950 के बाद आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर याद करने के लिए तरीका होता है, उसको बोलते हैं ब्रांड, शॉर्ट फॉर्म है BRAND, ब्रांड, ठीक है। ब्रांड बाय बर्थ आर रजिस्ट्रेशन, ए इज एक्विजिशन, एक्विजिशन की स्पेलिंग कैसे भूल सकता हूं मैं, ठीक है, नेचुरलाइजेशन या फिर डिसेंट, ठीक है। अब सबसे पहले, अब मैं इनको अलग सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा बट याद करने का तरीका है ब्रांड, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं बाय बर्थ। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जस्ट सॉली। अगर मान लो एसएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे, जस्ट सॉली इज इन रेफरेंस टू व्हाट, सिटीजनशिप या बाय बर्थ, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी एक सेकंड रुकिए, इसके अंदर यार अब मुझे ये देखना है कि एसएससी के पर्सपेक्टिव से डेट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं हैं। बट आप एक काम करना, आप इन डेट्स को याद मत करना बट एक आइडिया ले लेना, ठीक है। या तो आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हो तो आप इंडिया के सिटीजनशिप हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता माँ बाप कहाँ पैदा हुए, इस डेट के बीच में आप पैदा हो गए जी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, 1987 तक, तो यू आर सिटीजन, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि अब आप 1 जुलाई आफ्टर 01/07/1987, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1987 याद रख लेना बस। और अगर आप 1987 के बाद में पैदा हुए हो हिंदुस्तान के अंदर तो आपका कोई भी एक पेरेंट्स, ईदर पेरेंट्स आ सिटीजन। जब आप पैदा हुए हो तो उस टाइम पे आपको कोई भी पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और अगर 3 दिसंबर, फिर से आफ्टर लगाना भूल गया, आफ्टर 03/12/2004, इस डेट के बाद अगर आप पैदा होते हो या तो आपके दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन, और वन पेरेंट is citizen and the other is not an illegal migrant। समझ गए? रिकैप करवा देता हूँ। बाय बर्थ आप पैदा हो रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक इंडिया के अंदर पैदा होते हो, माँ बाप कहीं भी हो, माँ बाप आपके युगांडा से हैं बट आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गए तो आप ऑटोमेटिक सिटीजन हैं। 1 जुलाई 1987 के बाद आप हिंदुस्तान के अंदर पैदा होते हो बट ईदर पेरेंट्स आपके सिटीजनशिप होनी चाहिए, माँ बाप में से एक इंसान आपका सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया की। और अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप हिंदुस्तान में पैदा होते हो तो या तो दोनों माँ बाप या सिर्फ एक माँ बाप सिटीजनशिप होनी चाहिए एक माँ बाप के पास, और एक माँ बाप इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर इलीगली नहीं आना चाहिए। दूसरा आता बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि डिसेंट को बोलते हैं जस्ट सैंग्वाइन। ये याद करने की जरूरत नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। दोस्तों सामने फ्लैक्स मार देने बोल के, ठीक है। इसका मतलब क्या है बाय ब्लड, कि आपका इंडियन ओरिजिन तो है बट आप दूसरे कंट्री में रह रहे हो। इंडियन ओरिजिन माँ बाप दादा दादी तो हैं हिंदुस्तानी बट आप पैदा किसी और कंट्री में हुए हो सॉरी, इंडिया का आपका ओरिजिन है बट आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। आपके माँ बाप आपके रूट्स इंडियन है बट यू आर रिजाइडिंग समवेयर एल्स, तो इसको बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक डेट लिख लेते हैं कि अगर आप 1950 से लेकर 1992 तक 1992 तक
इस टाइम पे अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपके पिताजी, आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपके पिताजी, फादर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। और अब आपको आफ्टर 1992, अगर आप आफ्टर 1992 इंडिया की सिटीजनशिप बननी चाहते हो तो कोई भी माँ बाप, ईदर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन। समझ गए बच्चों? तो इसका मतलब क्या है कि 1950 और 1992 के बीच में अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो पर आपका इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। कैसे? फादर आपके सिटीजन होने चाहिए, और 1992 के बाद ईदर पेरेंट्स शुड बी दी सिटीजन। ठीक है। और तीसरा एंड लास्ट, अगर आप आफ्टर वो जो ऊपर डेट देखी थी ना 3 दिसंबर 2004, अगर आप सिटीजन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके ईदर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन, प्लस आपके पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन विद एम्बेसी विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। तो आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। फटाफट रिवाइज करते हैं इस आर्टिकल को। बाय डिसेंट मतलब आप इंडिया का ओरिजिन है आपका, बट आप इंडिया में रहते नहीं हो। ठीक है। तो 1950 से 1992 के बीच में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपके पिताश्री, ठीक है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। 1992 के बाद अगर आपको सिटीजन चाहिए तो ईदर पेरेंट्स, कोई एक मम्मी या पापा में से सिटीजन होना चाहिए। और 3/12/2004 के बाद अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो कोई भी माँ बाप एक सिटीजन होना चाहिए, प्लस जिस कंट्री में आप पैदा होते हो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है। ब्रांड में से हमने बी कर लिया। ठीक है, डन, बर्थ डन और डिसेंट डन। अब हम आते हैं नेचुरलाइजेशन पे। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी फॉरेनर जो इंडिया का ना रेजिडेंट है, ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई माँ बाप कुछ नहीं है, बट एनी फॉरेनर want to be a citizen of इंडिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नॉट इन अ कंट्री विच डज नॉट अलाउ सिटीजनशिप टू इंडियंस। इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकेटिव है ये। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कंट्री, कोई एक कंट्री है जो इंडियंस को सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो उस देश का नागरिक हमारा सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। दूसरा, आपको अपनी प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। आप रिनाउंस प्रीवियस सिटीजनशिप। समझ गए? ठीक है, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन चीज़ों के अलावा आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, प्लस आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी हिंदुस्तान की 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक, प्लस आपकी इंटेंशन क्या है आने की, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ये सब होने के बाद अब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट इसके साथ आपको इंडिया के अंदर पिछले 14 साल के अंदर, लास्ट 14 ईयर्स के अंदर, लास्ट 14 साल के अंदर से आप इंडिया के अंदर 11 साल ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए। 11 ईयर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्लस 1 साल इमीडिएटली यू मस्ट बी रेजिडेंट। 1 ईयर इमीडिएटली रेजिडेंट होने चाहिए। सिंपल भाषा में मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। 2026 आ रही है, 2026 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए इंडियन। तो आप क्या करोगे? 2026 के अंदर मैं सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा हूँ तो पूरा 2025 मेरे को इंडिया के अंदर रेजिडेंट होना पड़ेगा।
1 ईयर आई शुड हैव द रेजिडेंटशिप। ठीक है, जो इसकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डेफिनेशन है कौन रेजिडेंट होता है। एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको इंडिया के अंदर रहना पड़ता है। आई थिंक दोज नंबर ऑफ डेज आर 246 के राउंड होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं बता दूंगा बाद में, बट अभी इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो। तो आपको 11 साल आप रेजिडेंट हो, 1 साल इमीडिएटली आपको रेजिडेंट होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आज एप्लीकेशन अप्लाई करी है और इसके इमीडिएटली, ठीक है, इसकी इमीडिएटली 1 साल के अंदर अंदर मेरे को इंडिया के अंदर रहना ही पड़ेगा। 2026 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2025 से 2026 तक मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ। और इसके बाद मुझे 11 साल, टोटल 14 साल मानते हैं, 3 सालों का हम आपको वो देते हैं रिलैक्स पीरियड। 14 साल के अंदर से 11 साल भी आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तो टोटल कितने साल हो गए बच्चों? टोटल हो गए 12 साल। तो आपको इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए आपको 12 साल इंडिया का रेजिडेंट रहना पड़ता है, जिसमें से पुराने 14 साल के अंदर से 11 साल आप इंडिया के अंदर रहने होने चाहिए। उसके अलावा इमीडिएटली जिस डेट को अप्लाई कर रहे हो उसके इमीडिएटली 1 साल के ड्यूरेशन पे भी आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 1 इमीडिएट प्लस 11 जो अपने ऑर्डिनरी थे, तो टोटल 12। ठीक है, ठीक है, और ये 12 साल किस में से मिलेंगे? 14 साल टोटल के अंदर से 12 साल इंडिया में रहना है। अब ये सब कंडीशन फुलफिल होने के बाद अब अप्लाई करते हो। देन अप्लाई के बाद डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। जरूरी नहीं आपने अप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट आपको दे देगी, गवर्नमेंट कहेगी मैं नहीं दे रही। ठीक है, और हो सकता है गवर्नमेंट दे दे बिना इन कंडीशंस के भी, तो गवर्नमेंट का इस पर फुल डिस्क्रेशन रहता है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं, फोर्थ जो हमारा बचता है वो है एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन। ये सिंपल है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि अगर इंडिया ने कोई और कंट्री की कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया ने एक्वायर कर ली है, ठीक है, मान लो कल को इंडिया तिब्बत को एक्वायर कर लेता है, तो तिब्बत के सारे लोगों को हमें एक एक्विजिशन ऑर्डर आता है, उसके बाद उन सारे लोगों को हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, ऑन इनकॉर्पोरेटिंग अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी 1962 के जब फ्रेंच कंट्रोल से इंडिया के अंदर आया था, तो पौंडीचेरी सिटीजनशिप रूल्स आए थे 1962 के अंदर, जिसके तहत पौंडीचेरी के अंदर जो लोग रहते थे उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी। फिफ्थ आता है रजिस्ट्रेशन। अब ये किनको दी जाती है रजिस्ट्रेशन? देखो, नेचुरलाइजेशन उन लोगों को था जो फॉरेनर्स थे, रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए होता है जो इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स हैं। इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स क्या क्या मतलब होता है? या तो 7 साल के अंदर, रुको मैं इसकी एग्जैक्ट एक बार लाइन लिख देता हूँ, उससे समझाया जाएगा आप लोगों को। इट इज ग्रांटेड टू इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स, ठीक है, या स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन। मान लो भाई, जैसे अपने जयशंकर साहब है, उनकी जो वाइफ हैं वो जैपनीज़ हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, इसके अलावा और माइनर चिल्ड्रन, who have resided in India for 7 years। ठीक है, तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स को दी जाएगी, या फिर आपने किसी फॉरेनर महिला से शादी करी है और आप इंडियन सिटीजनशिप हो तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, और माइनर चिल्ड्रन को मिलेगी जो इंडिया के अंदर 7 साल तक रह चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा फंडा था, बस हमने क्या याद रखना है कि ये इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स को मिलती है,
स्पाउसेस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन सिटीजनशिप को मिलती है और माइनर चिल्ड्रन को मिलती है। इसके अंदर और नेचुरलाइजेशन में डिफरेंस होता है कि वो फॉरेनर्स के लिए है, यानी फॉरेनर हु वांट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इसके तहत अब इसके अंदर 12 साल का कॉन्सेप्ट है और रजिस्ट्रेशन के अंदर 7 साल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि यार देखो सिटीजनशिप लॉस कैसे होती है। अब तो हमने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, अब हम लॉस देखते हैं कि आप अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकते हो। तो इसके अंदर सेक्शन 8, 9 और 10 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इस चीज से डील करते हैं। सेक्शन 8 है रिनंसिएशन, कि आपने वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप दे दी कि भाई मेरे को बनना ही नहीं, मेरे को कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए जी, मैं इंडिया की सिटीजनशिप त्याग रहा हूं, वॉलंटरीली गिव अप। ठीक है, सेक्शन 9 टर्मिनेशन, टर्मिनेशन जैसे हमने पहले देखा था एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, और अब उसके बाद सेक्शन 10 कहता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, आपने फ्रॉड करा है। फ्रॉड किसके खिलाफ, अगेंस्ट द नेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या नेचुरलाइजेशन जो आपको दिया है आपने उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया है। ठीक है, या फिर आप किसी एनिमी कंट्री से हो। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान इज एन एनिमी कंट्री, तो हम पाकिस्तान के, अगर आप वहाँ से आए हो और हमने उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया है तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब आपने जो नेचुरलाइजेशन जो हमने ऊपर पढ़ा या रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए, आपने फ्रॉड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा या आप एनिमी कंट्री से हो, एनिमी कंट्री से आपने हाथ मिला लिया। ठीक है, आपको सिटीजनशिप हमने दे दी है, आफ्टर सिटीजनशिप shook hands with foreign country, with enemy country। पाकिस्तान के साथ मान लो आपने हाथ मिला लिया। इसके अंदर क्या था, फ्रॉड के अंदर क्या था, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और थर्ड था अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई है इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर सिटीजनशिप के अंदर आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिससे आपको 2 ईयर जेल हो गई, तो जब भी आपको सिटीजनशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हाल फिलहाल में जो सिटीजनशिप एक्ट हुए हैं उसके अंदर एक जो भी रिसेंट अमेंडमेंट आया है वो आया है 2019 का अमेंडमेंट आया था। 2019 के अमेंडमेंट में बोला गया था कि 6 कम्युनिटीज के कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज। ये 6 कम्युनिटीज अगर 3 कंट्रीज के अंदर रहती हैं, 3 कंट्रीज कौन से हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि ये 6 कम्युनिटीज इन 3 कंट्रीज में माइनॉरिटीज हैं। और अगर ये इंडिया के अंदर आ गए हैं इन 6 कम्युनिटीज के लोग, कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले, एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो इंडिया के अंदर इनको 6 साल ही रहना पड़ेगा बस। वैसे तो ये लोग इंडिया के लिए फॉरेनर्स हैं। नेचुरलाइजेशन के अंदर हमने देखा था फॉरेनर्स के लिए क्या होता था 12 साल, बट
अगर ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग इन 3 कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ ये माइनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर से अगर ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग हिंदुस्तान के अंदर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आते हैं, तो बस इनको 6 साल देना पड़ेगा। पहले चीज़ 12 साल थी, 6 साल अगर ये रहते हैं तो इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडिया करा किस लिए गया? क्योंकि आप जानते हो तो इन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन हो रहा था, पॉपुलेशन इनकी स्टीपली डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए उनको राहत देने के लिए कि आपको इंडिया के अंदर 12 साल नहीं रहना है, आप इंडिया के अंदर 6 साल आके रहिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, ठीक है। तो ये था बेसिकली ये आर्टिकल नहीं, ये था हमारा सिटीजनशिप का टॉपिक। और अब इसके बाद अगर मैं छोटा सा आपको चीज़ बता दूं, क्या रहेगा, PIO CI अभी रेलिवेंट है नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, करवाऊँ ना करवाऊँ। एक बार हम NRI का कॉन्सेप्ट ऑफ देख लेते हैं। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। ये होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन्स हैं ये, ठीक है, रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 246 डेज। पहले ये चीज़ थ्रेशोल्ड 182 होती थी, अभी 246 डेज कर दी गई है। वो इंडिया के सिटीजनशिप, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, वो इंडिया के सिटीजन जो इंडिया से बाहर रहते हैं 246 दिन से ज़्यादा, तो उन लोगों को NRI बोला जाता है। ये क्यों रहते हैं? इनको मिलता है टैक्स पर्पजेज़ के लिए बेनिफिट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, वो मॉरिशस जाके रह जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ पे कम टैक्स देना पड़ेगा। इनको NRO अकाउंट का बेनिफिट मिलता है। NRO नॉन रेजिडेंट ऑफिस, आई थिंक होता है नॉन रेजिडेंट, ऐसे कुछ करके होता है। इनको अकाउंट का बेनिफिट मिलता है, बैंक अकाउंट होता है ये। इसके अंदर फॉरेक्स लिमिट ज़्यादा होती है, हाई फॉरेक्स लिमिट। ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बस ये देख लीजिए कि इनको NRO अकाउंट मिलता है, एक जो बैंक अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है, जिसके अंदर हाई फॉरेक्स लिमिट होती है। हाई फॉरेक्स इंडिया से पैसा बाहर ले जाना और बाहर से इंडिया के अंदर पैसा ले जाना, उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट होती है। ये मैं डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, बट अभी जान लीजिए कि मान लो सपोज एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए बाहर ले जा सकते हो और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर इंडिया में ला सकते हो। 1 लाख रुपए आप USA लेके जाओगे तो आप कन्वर्ट कराओगे, तो वो फॉरेक्स है। इनको लिमिट थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। और थर्ड होता है इनको एक NRI कोटा मिलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। और अब एक चीज़ है, ये वोट कर सकते हैं, कैन वोट, बट इनको ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर करना पड़ता है। दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स, एम्बेसी में जाके रजिस्टर एज ओवरसीज वोटर्स। और फिफ्थ जो आखिरी चीज़ है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नो कॉन्स, यार कभी कभी होता है ना, आप फ्लो में लिख रहे हो बट आप इवन बेसिक से स्पेलिंग्स को ही भूल जाते हो। नो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप होल्ड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो उसके अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, CM PM मंत्री वगैरह की ये पोस्ट आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आ सकता है कि कैन NRIs वोट? आंसर यस। Can NRIs hold a constitutional post? No. What are the benefits given to NRIs? टैक्स पर्पजेज, NRO अकाउंट बन सकता है और NRI कोटा मिल सकता है, ठीक है। NRI कोटा कहाँ? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अभी जो अगली वीडियो है वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP की मैं 1 तारीख को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो मैं पार्ट में शूट करता हूँ, तभी आप आउटफिट का चेंज देख पा रहे हो, क्योंकि अब ऑफिस के साथ साथ एंड लाइव स्ट्रीम के साथ साथ थोड़ा टाइम का मेरे को कंस्ट्रेंट रहता है। इसके अलावा देखो, मैं बोलता नहीं कभी किसी को, बट आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक लेके जाइएगा जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट इसमें है नहीं, ठीक है। बस एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है कि यार
ज़्यादा लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा ही, एक वो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल से लेकर अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। इफ़ आई एम गोइंग टू फास्ट, टू स्लो, टू इन डिटेल या कम डिटेल्स में बता रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। ये नोट्स हैं, बाय द वे मैंने नोट्स में गड़बड़ कर दी कि मैंने ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करा तो आप लोगों को प्रिंट आउट लेने में दिक्कत आएगी, बट अगली बार से आई विल कीप इट ऑन वाइट पेज, ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपनी जो नोटबुक रेफर कर रहा हूँ इसके भी मैं साथ के साथ आपको अपलोड कर दूँगा, यू कैन रेफर इट। ये डायरेक्ट मैं स्पेस नहीं लेके आ रहा बिकॉज वो पढ़ी नहीं जाती, मेरी हैंड राइटिंग ऐसे गबड़ 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 कर रखी है मैंने। हाँ, और अगर आप लैंग्वेज जिसमें कंफर्टेबल हो, इफ़ यू वांट मी टू स्पीक एंटायरली इन इंग्लिश तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दैट। और अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लग रहा तो प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। मेरी फर्स्ट टीचिंग वीडियो है इस चैनल पे, तो एनी फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकमिंग एंड इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव फर्दर, ठीक है। बाय द वे थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी लाइव स्ट्रीम्स पे आप आ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होती हैं रात में, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है उससे पहले। एंड सैटरडे संडे या किसी भी छुट्टी वाले दिन मेरी लाइव स्ट्रीम सुबह 10-11 बजे से लेकर रात को वही 1-2 बजे तक होती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैप्पी स्टडिंग।